देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। अब इनको रिटायर हो जाना चाहिए, कुछ लोगों की ये तमन्ना है। देश के सर्वोच्च नेता ने ये बता दिया है कि इस देश में सब बराबर है और सबको अधिकार बराबर है। जमीन पर जो आखिरी व्यक्ति है उस तक जो कनेक्ट नरेंद्र मोदी का है वो कनेक्ट किसी और लीडर का नहीं है। नरेंद्र मोदी ने उस आम आदमी का सपना पूरा किया जो जमीन पे खड़ा होकर केवल आसमान की तरफ निहार सकता था। यही प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब गुजरात में हुआ, आज समूचे देश भर में हो रहा है। प्रधानमंत्री कहें कि सबका साथ सबका विकास की बात हम करते हैं, उससे वो लोग मतलब नहीं रखते। वो ये कहते हैं कि देखिए हिंदू मुसलमान हो रहा है। 70 साल हो गए, आप बिजली और शौचालय नहीं दे सके लोगों को। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है और पूरी दुनिया से बड़े बड़े नेता वो प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं। और ऐसे भी नेता हैं जो अभी कुछ दिनों पहले तक ये कह रहे थे कि भारत तो रूस से तेल खरीदता है, इसीलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और क्योंकि भारत रूस की मदद करता है इसलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं। ऐसे ऐसे नेता वो ये कह rहे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी भारत को बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध मिलकर के हम रुकवाएंगे, और जो प्रयास नरेंद्र मोदी का है वो लाजवाब है। इसके अलावा दर्शकों, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से पूरे विश्व भर के बड़े बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया है, वो चाहे किसी भी स्तर पर हो। और यहां देश की अगर हम बात करें तो देखिए, विपक्ष का तो यही काम है कि वो सरकार की आलोचना करेगा, सरकार की जो नीति है उनकी आलोचना करेगा। लेकिन सवाल है कि एक नियत जो नेता की है, उसने कहा है कि 2047 विकसित भारत एक मिशन है, एक विजन है। किसी को नहीं पता 2047 में किसकी सरकार होगी, किसी को नहीं पता 2047 में प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन एक आत्मविश्वास है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि अगले 20 सालों तक हम रहेंगे सरकार में, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने भारत को बदलते हुए देखा है, क्योंकि वो 11वीं इकोनॉमी वाला भारत आज चौथे नंबर पर है, बहुत जल्द तीसरे नंबर पर आने वाला है। कई रिपोर्ट से दावा करती हैं कि 2038 तक भारत दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब 2047 दर्शकों आप जोड़िए, हम 2025 में हैं, 20 साल की और बात कीजिए, क्या आ गया 2045। सवाल यही है, सुझाव मांगे जा रहे हैं कैसे इस देश को आगे बढ़ाएं। जो आम जनता है देश की, आप सुझाव भेजिए, क्या क्या आपको परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, जहां काम करना चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए। एक सोच है, जबकि कुछ नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? वो उनका एक पर्सनल एजेंडा हो सकता है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं जो इस बात को कहते हैं कि उनका अपना पर्सनल एजेंडा हो सकता है। लेकिन सवाल है कि नरेंद्र मोदी जो 75 साल के हो गए हैं, बहुत सारे लोग उनके रिटायरमेंट को लेकर भी काफी सारी बातें करते हैं। वो ये कहते हैं कि अब इनको रिटायर हो जाना चाहिए। कुछ लोगों की ये तमन्ना है, उनकी तमन्ना पूरी होगी कि नहीं ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी और जो शक्तिशाली नेता, शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति, वो ये कह रहे थे कि भारत की इकोनॉमी डेड है। आज वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे विकल्प हैं, उन पर बैठ कर के बात होगी, चर्चा होगी, और हमें उम्मीद है कोई रास्ता निकलेगा। ये बदलाव जो आया है, ये झुकाव जो हम देख रहे हैं, दुनिया झुक रही है, या फिर कहें तो जो बड़े बड़े नेता हैं दुनिया के वो झुक रहे हैं। वो पहले कुछ और कहते हैं, अब उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि उनका रंग बदल गया है। मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ। प्रकाश भाई, पिछले देखिए 11 सालों की अगर हम बात करें
तो काफी सारे उतार चढ़ाव इस देश ने देखे हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री जो लगातार 3 बार इस देश की जनता ने उसको चुना है, कैसे आप देखते हैं? राहुल जी, सबसे पहले अपने डीएनपी परिवार की तरफ से प्रधानमंत्री को ढेर सारी शुभकामनाएं। उनको मतलब ईश्वर दीर्घायु करे और स्वस्थ रखें, यही किसी भी देशवासी की तरह मेरी भी कामना, आपकी भी यही कामना है। राहुल जी, नरेंद्र मोदी, मुझे ये लगता है कि भारतीय इतिहास में, ये मेरा निजी मानना है कि भाई भारतीय इतिहास में वो पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने, मुझे लगता है कि हर उस आखिरी व्यक्ति की भी चिंता की है जिस व्यक्ति को शायद ये नहीं पता है कि देश में प्रधानमंत्री, सरकार, ऐसी भी कोई सिस्टम होती है। सरकार भी आखिरी आदमी का ख्याल रख सकती है, जिसको नहीं अंदाजा था उसको अब इस बात का पता लग गया है। राहुल जी, 2014 से बतौर प्रधानमंत्री की यात्रा की अगर हम लोग बात करें तो 2014 में आप बात करिए ना, 2014 में अखबारों में सुर्खियां क्या होती थी या समाचार पत्रों में क्या होता था? घोटाले, घोटाले, घोटाले। और एक होता है ना, एक राष्ट्र के तौर पर जब आप अपनी चेतना खो बैठते हैं, जैसे हमारे आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हो जाए तो हम ऐसा वक्त नहीं होता जिस समय हम अपनी हिम्मत खो बैठते हैं। लगता है अब यहां से आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है, आगे चल पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन घर में मुखिया जब मजबूत हो या मुखिया के रूप में आप ही मजबूत हो तो आपको ये पता होता है कि आगे चलना कैसे। आप 2014 याद करिए राहुल जी, चारों तरफ केवल निराशा का वातावरण, हताशा का वातावरण, कह रहे कुछ हो ही नहीं सकता है। रोज हमारे यहाँ हर साल दर साल देश में आतंकी हमले हुआ करते थे और हम लोग, मतलब होता है ना कि हमको मार के कोई जाता था और हम देखते थे किसी और के पास, क्या अमेरिका कुछ कहेगा, क्या रूस कुछ कहेगा, क्या यूरोप पाकिस्तान को डांट देगा क्या? घोटाले, घोटाले, घोटालों से। और फिर हमारे मन में यह भी लगता था उस दौरान कि यार नेता चोर ही होते हैं, सरकार का काम केवल चोरी का है क्या? इस निराशा के गर्त में देश था राहुल जी। और उस समय हम थे $1 ट्रिलियन या $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे। ये सब छोड़ दीजिए, देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों की कमी थी, सेना के पास कुछ महीनों का ही लड़ाई का सामान था। जिधर से देखिए मतलब निगेटिव ही न्यूज मिलता था, पॉजिटिव कुछ मिलता नहीं था सुनने को। और एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि अच्छे दिन आएंगे, और उस नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा शुरू करते हैं। 2014 में एक साधारण चीज आपको मैं बताता हूं कि हम आप 1 GB डाटा जब मोबाइल में इस्तेमाल करते थे, शायद उस समय 2G या 3G ही डाटा होता था, वो 1 GB डाटा हम आप महीने भर इस्तेमाल करते थे राहुल जी। और 1 GB डाटा 250 से 300 रुपए का होता था। आज हमको आपको पर डे का 1.5 GB से लेके 2 GB 3 GB डाटा मिलता है। हमको लगता है कम है, दुनिया में सबसे सस्ता डाटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बैंक की लाइन में हम आप कब गए थे? सरकारी बैंकों में चले जाए साधारण आदमी तो लगे कि बाप रे बाप, कितने बड़े अधिकारी से आप बात कर रहे हो। अभी लंच का समय है, चले जाइए। अभी 2 दिन पहले मैं एक रिपोर्ट कर रहा था, मैं समझा उस बात से। वो लड़का कह रहा था कि सर 2014 से पहले गरीब आदमी जब बैंक जाता था तो बैंक वाला सब मार के भगा देता था, और बोलता था कि भाई खाता खुलवाने आए हैं तो बैंक के द्वारा उस कस्टमर से ये पूछा जाता था तुम्हारे पास कितना पैसा है कि खाता खुलवाओ। अरे तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं तो तुम खाता खोल के करोगे क्या? और देश के प्रधानमंत्री ने जनधन खातों के तहत देश में 40 करोड़ से ज्यादा जनधन के खाते खोल दिए। आप ये बताइए राहुल जी, हमने हमारे इलाके में, बिहार में तो खूब, आपके इलाका चूंकि दिल्ली से जुड़ा हुआ है, पश्चिम तो विकसित रहा हमेशा से। आप ये बताइए, इस देश में क्या किसी प्रधानमंत्री ने पहले, क्या लोगों को नहीं जानकारी थी कि इस देश में बड़ा तबका, महिलाओं का तबका जो है, शाम ढलने के बाद और सूर्योदय से पहले अपने घर से निकलता है शौचालयों के लिए, और खुले में शौच को बाधा, मतलब प्रेरित है वो, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। खेत में, खलिहानों में, आम के बगीचों में, जिधर भी सूरज उगने से पहले अंधेरे में
और सूरज डूबने के बाद आप ये बताओ कितना कष्टप्रद है ये। क्या ये एक बात किसी और प्रधानमंत्री ने सोची? मैं बाकी चीजें छोड़ दीजिए राहुल जी, मैं केवल एक बात कह रहा हूं, आजादी के बाद से 2014 तक 70 साल तक किसी को ये नहीं लगा कि इस देश में माताओं बहनों के पास, बेटियों के पास एक अदद शौचालय तो होना ही चाहिए। घर द्वार अनाज ये सब दीजिएगा, आपने कभी शौचालय का नहीं सोचा राहुल जी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये हिम्मत करते हैं कि लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि भाई हम हमारी माताओं बहनों के लिए शौचालय बनाएंगे, और आज 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया है सरकार ने। राहुल जी, बात करने को बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन वो जिसको नॉस्टैल्जिया नहीं कहते हैं कि आप अपने बचपन में चले जाते हो। जब बचपन में हम लोग जब हिस्ट्री की किताब खोलते थे क्लासेस में, तो टीचर मायूस होकर के कहता था, जब कश्मीर की बात होती थी, 370 की बात होती थी, आपको भी याद होगा, तो वो कहानी सुनाई जाती थी कि कैसे धारा 370 कश्मीर में लगा, कैसे शेख अब्दुल्ला का परिवार, इसके अलावा जो वहां के राजा हरि सिंह थे, वो पूरी की पूरी कहानी सुनाई जाती थी। और लास्ट में हमारे जो टीचर थे वो बहुत निराश होकर कहते थे कि 370 हट नहीं पाएगा कभी, और ये बताया गया कि इसके लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत राजनीतिक विल पावर चाहिए। और सच कहूं तो जैसे केवल मेरी बात नहीं है, देश में मुझे लगता है देश में हर व्यक्ति ये मान चुका था कि धारा 370 का कुछ हो नहीं सकता है। और जब नरेंद्र मोदी भी आए तो भी लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी। हाँ, ये जरूर था कि कोई कर सकता है तो मोदी कर सकते हैं। और जिस दिन राहुल जी ये हो गया 370, मैं उस समय जिस चैनल में था, मैं पीसीआर में बैठा हुआ था, वो दिन अजीब था। मैं अपने स्कूल के दिनों में चला गया कि यार ये सब ये हो सकता था, कोई सरकार ये कर सकती थी, कोई प्रधानमंत्री ये कर सकता था। अगर नरेंद्र मोदी ने किया तो इससे पहले भी सरकार कर सकती थी क्या? राहुल जी, धारा 370 जब हटा तो पूरे देश के लिए जैसे इमोशनल समय था। बहुत सारे लोग हम जैसे भी होंगे, आप जैसे, जो स्कूल के जमाने में चले गए होंगे, बचपन की यादों में चले गए, अरे हमको तो ये बताया गया था कि ये कभी हो ही नहीं सकता है, ये हट ही नहीं सकता है। आपने देखा जिस समय राज्यसभा में अमित शाह बोल रहे थे, उस समय मेरे ख्याल से गुलाम नबी आजाद वगैरह ये लोग थे, वो लोग माथा पीट रहे थे, अरे ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे कर सकते हैं। ये सब देख के बतौर नागरिक ये लग रहा था कि यार, मतलब जहां चाह वहां राह वाली बात है कि आप में अगर कन्विक्शन है, अगर आप ये चाहते हैं तो आप कर लेंगे। और नरेंद्र मोदी एक जमाने में जब पैदल मार्च करते हुए लाल चौक तक चले गए थे मुरली मनोहर जोशी वगैरह के साथ, उस दरमियान भी उन्होंने जो है वहां तिरंगा फहराया था, और वहां की कट्टरपंथी संगठनों ने ये कहा था कि कोई माई का लाल है तो आकर के दिखा दे। और उस समय नरेंद्र मोदी ने जम्मू में एक भाषण याद है मुझे, उसमें उन्होंने कहा था, बेहद वायरल होती है वो भाषण, कि माई का लाल देखते हैं किसने कितना दूध पिया है, मैं आ रहा हूँ लाल चौक पर। और वो गए थे। धारा 370 की कहानी, फिर आप ऑपरेशन बंदर की कहानी जो है, पुलवामा की घटना होती है और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एयर स्ट्राइक करते हैं। राहुल जी, एयर स्ट्राइक की अगले दिन खबर आती है। आप बतौर नागरिक समझो ना कि हम वो देश हैं जो लंबे समय से बस बम बारूद, ट्रेनों में बम ब्लास्ट, शहर दर शहर ब्लास्ट। आप दिल्ली में हैं, किसी मार्केट में हैं, तो लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हो रहा है, अनजान वस्तु को हाथ मत लगाइएगा, बम हो सकता है। ऐसे माहौल में होने के बाद हम वो हो गए कि अब पाकिस्तान को घर में घुस के मार रहे हैं। यही सेना थी, यही एयरफोर्स थी, सब कुछ यही था। तो लगता था कि हम हमेशा से ताकतवर थे, केवल पॉलिटिकल विल की कमी थी। और फिर इस आदमी में इतनी ताकत कहां से आ गई? ये आदमी कैसे ये सब कर पा रहा है? आपको मैंने जो सबसे जरूरी चीज अभी तक मुझे लगता है, जो सबसे टची चीज इस देश में नागरिकों को लगी, वो शौचालय वाली घटना से ना इस देश की महिलाएं एकदम विहल हो गई। राहुल जी, मतलब मैं बहुत सारे बुजुर्ग महिलाओं से भी आजकल बात कर रहा हूँ, तो लोग ना ऐसे कर लेते हैं जैसे लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं मंदिर में। क्या है मोदी जी, ऐसे ऐसे लोग करते हैं कि अरे मोदी जी, कोई अगर नाम ले रहा है तो नाम लेगा प्रधानमंत्री मोदी, और नहीं तो मोदी जी। ये जो जी है ना राहुल जी, ये जी कोई किसी से जबरदस्ती नहीं लगवाता है, ये कमाना पड़ता है। ये नरेंद्र मोदी ने कमाया है। अभी आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लो,
पहले हमको लगता था कि छोटे छोटे देश हम पर दबाव बना लेंगे। आप अमेरिका के साथ जो हालिया घटना हुई उसमें क्या हुआ, उस घटना को देखिए। सरकार ये तय कर रही है कि हम अभी तक 4 करोड़ गरीब लोगों के घर बना चुकी है केंद्र सरकार। आप एक विकलांग को जो उम्मीद छोड़ चुका है, जिसको ऊपर वाले ने भी पता नहीं क्यों ऐसा भेजा है जमीन पर, जो शायद इस वजह से परेशान है कि इससे बढ़िया मैं पैदा ही नहीं होता। आप ये बताइए, इससे पहले कोई किसी को कह दे रहा है ए लंगड़े, ए अंधे, ए गूंगे, ए लूले। इस देश में एक ऐसा नेता है, बोला नहीं, वो हमसे अलग हैं, वो स्पेशल हैं, उनको आप हीन मत वो करवाइए, वो दिव्यांग है। ये बहुत सिंपल चीज है राहुल जी। लेकिन आप ये सोचो ना, जो अगर मेरे ही साथ कुछ होता है और मेरा प्रधानमंत्री अगर ये कह रहा है कि कोई अगर हमको लंगड़ा बुला रहा है, और अब सामने वाला सोच रहा है कि लंगड़ा नहीं बोल सकते, इसको बोलना गलत है। हम आप सड़कों पर चलते हैं, हमारे आपके भी हाथ में कूड़ा अगर हो, हमने बिस्किट खाया या मिक्सचर खाया, कुछ भी खाया, हमको आपको अब ऐसे फेंकने में संकोच होता है राहुल जी। क्या कोई हमें पकड़ रहा है, कोई मेरा कान पकड़ रहा है, कोई मुझे डांट नहीं। ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस देश के प्रधानमंत्री ने हमारे आपके अंदर जगाया है कि ये आपका देश है, देखिए साफ रखना चाहिए। तो अब आप कहीं कुछ करते हो तो इतना सेंस लगाकर करते हो कि कहां फेंकना है, कहां नहीं फेंकना। इस देश में एक वक्त में एक प्रधानमंत्री ऐसे थे कि भाई यहां से 1 रुपया भेजता हूं तो 15 ही पैसा पहुंचता है। अब इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने डीबीटी की बात कही है कि अगर आपके नाम पर वहां से 2000 रुपए दिल्ली से भेजे जा रहे हैं, तो आप बिहार में हैं, आप अरुणाचल में हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में हैं, देश के जिस भी कोने में है, तो राहुल चौधरी जी के अकाउंट में 2000 ही क्रेडिट होगा। ये कितनी बड़ी बात है। आपको पता है कि इंदिरा आवास में पहले 20,000 मिलता था तो लोग ग्राम के प्रधान की मान मनोबल करते थे, भाई साहब दे दीजिए। उस 20,000 में से 5,000 रुपए प्रधान रखता था, तब जाके उसको 15,000 रुपए मिलते थे। अब 2.5 लाख रुपए के आसपास पीएम आवास योजना में है, वो 2.5 लाख रुपए आदमी के अकाउंट में आते हैं राहुल जी। बिचौलिया खत्म हो गया, दलाल खत्म हो गया। मैं ये कहने का मैं ये कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि सिस्टम यही सरकारें थी राहुल जी, यही सिस्टम रहा होगा। लेकिन एक व्यक्ति ने कैसे इस देश में हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर दिया। लोगों को बैंक जाने से अब डर नहीं लगता। पहले गरीब को डर लगता था, उनको ये लगता था कि बैंक अमीरों की जगह है, वहां अमीर आदमी ही जा सकता है, क्योंकि कोई नंगे पांव है या किसी के बदन पे कपड़े नहीं है तो बैंक से उसको भगा देता था। आज हाथ पकड़ के, भाई साहब आपको क्या नहीं है, क्या क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करना है, सारी जानकारी बैंक देता है। सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी बैंक के अधिकारी दे रहे हैं। आपका आधार नहीं है, पैन नहीं है, आपके आधार में सुधार करना है, लोग हाथ पकड़ के करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस देश के सर्वोच्च नेता ने यह बता दिया है कि इस देश में सब बराबर है और सबको अधिकार बराबर है। और इस देश के बैंक हो, इस देश में स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे जिस भी तरह की सेवाएं हो, वो सबके लिए। आप ये बताओ ना, 5 लाख रुपए का इलाज जो पीएम स्वास्थ्य कल्याण उसमें मिल रहा है, बीमा योजना में, किसी के लिए इलाज कितनी बड़ी बात होती है राहुल जी। एक बीमारी आपके परिवार में कोई बड़ी हुई, पूरा का पूरा परिवार तहस नहस हो जाता आर्थिक तौर पर। और ऐसे में जब किसी गरीब परिवार को आप ताकत दे रहे हैं 5 लाख की, ये कितनी बड़ी ताकत है। और बात केवल योजनाओं की नहीं है, बात है पब्लिक कनेक्ट की। अरे राहुल जी, हमने आपने कितनी सरकारें ऐसी देखी हैं कि 70s में कोई परियोजना शुरू हुई और उसका उद्घाटन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि 70s में चालू कराने वाले चालू करा कर चले गए, बीच की सरकारों ने बंद कर दिया, नरेंद्र मोदी आए तो वो चालू हुआ, बाद में चल रहा है। लेकिन सवाल तो बड़ा ये है ना कि देखिए, जो यहाँ विपक्ष के नेता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भाई पिछले 11 सालों में बंटाधार हो गया देश का, कुछ नहीं हो रहा है, युवा परेशान हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम सारी दिक्कतें हैं। वो देखिए, एक बड़ा वर्ग ऐसा है प्रकाश भाई, उनका ये मानना है कि जब तक ये सरकार जब देश में रहेगी तो तानाशाही रहेगी,
जब तक ये सरकार रहेगी तो भेदभाव होता रहेगा। वो भले ही कितनी बार कहें, प्रधानमंत्री कहें कि सबका साथ सबका विकास की बात हम करते हैं, उससे वो लोग मतलब नहीं रखते। वो ये कहते हैं कि देखिए हिंदू मुसलमान हो रहा है, एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। यही प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब गुजरात में हुआ, आज समूचे देश भर में हो रहा है। तो ऐसे लोग जो लगातार आलोचना करते हैं, उन आलोचनाओं के बावजूद आप सरकार की नीतियों का लगातार विरोध कर रहे हैं। कुछ भी सरकार ने किया, कुछ भी करने के लिए चाहा, हम ये नया कर रहे हैं। देखिए ये 2014 से पहले हमने होता हुआ नहीं देखा था। आप जीएसटी लीजिए, आप नोटबंदी लीजिए, आप धारा 370-35A की बात कीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए। जो कुछ भी सरकार ने, जो विल पावर की बात जो की जाती है, अभी हाल ही में जो वक्त में संशोधन किया, ये अपने आप में दर्शाता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति तो है। अब देखिए एक वर्ग ऐसा है जो लगातार विरोध कर रहा है, उस विरोध के बावजूद वहाँ स्टैंड अपने आप को रखना कि देखिए हमारी ये नीति है और हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं बार बार ये कहता हूँ प्रकाश भाई कि नीति का विरोध आपकी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी प्रधानमंत्री की, किसी नेता की नीयत है और वो नीयत लोगों को भा गई है, उस नीयत पर लोग भरोसा कर रहे हैं, तो वो भरोसा जो देश की आम जनता को हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। आप भले ही कुछ भी करते रहें, आप तमाम भ्रष्टाचार के आरोप आप चस्पा करने के बारे में सोचें, आप ये बताने के लिए कोशिश करें कि राहुल जी, जैसे हुआ क्या है जानते हैं? हुआ ये है कि जैसे मैं कभी देश के प्रधानमंत्री से नहीं मिला, मेरी तरह इस देश में बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत करोड़ों लोग होंगे जो नहीं मिले, लेकिन आम लोगों को ये लगता है राहुल जी कि उसकी बात कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनते हैं, उसकी समस्याएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं। झोपड़ी है तो उसके आगे नल जल का कल लगा हुआ है। पूरा बिहार चापाकल से पानी पिया करता था एक जमाने में राहुल जी, आज हर घर में जो है नल जल है। ये कितनी बड़ी बात है राहुल जी। आप ये समझो ना कि आजादी के बाद से पूरे देश का एक बड़ा हिस्सा जो है, करीब 45% के आसपास का हिस्सा बिजली से रहित था, बिजली नहीं था राहुल जी। जिन घरों में बिजली गई, जम्मू कश्मीर के सुदूर इलाकों में, वो अंतिम इलाके में, किसी गांव में एक ही घर है, वहां बिजली विभाग ने बिजली पहुंचाया। तो आपको क्या लगता है कि जिस घर में बल्ब जला, वो क्या सोचेगा इस देश के प्रधानमंत्री के लिए? जब वो आए तो न लोगों के पास पीने का जल था, लोगों के पास शुद्ध पेयजल, न लोगों के घरों में बिजली थी। 70 साल हो गए, आप बिजली और शौचालय नहीं दे सके लोगों को। आज आप ये बताओ ना कि क्या बिजली पे बात हो रही है कि बिजली पहुंचाना है, विद्युतीकरण करना है। दुनिया में कुछ देशों में, मेरे ख्याल से दूसरा देश है भारत राहुल जी, जहां करीब करीब 99% इलेक्ट्रिफिकेशन है रेलवे का। पेरिस सम्मेलन, वो जो पर्यावरण सम्मेलन को लेकर बहुत बात होती है, पेरिस अकॉर्ड को लेकर बहुत बात होती है, और भारत पर बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं कि भारत एनर्जी कंजम्पशन में कोयले का बहुत इस्तेमाल कर रहा है। हमने हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग 100% हासिल किया है रेलवे में, और ये पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। तो ये क्या बिना कन्विक्शन के हो गया है राहुल जी? मैं जो समझ पा रहा हूं, मुझे ये लग रहा है कि दरअसल जमीन पर जो आखिरी व्यक्ति है, उस तक जो कनेक्ट नरेंद्र मोदी का है, वो कनेक्ट किसी और लीडर का नहीं है। देश में जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है राहुल जी, 2013-14 में मिडिल क्लास का सपना होता था कि कभी हवाई जहाज में बैठ जाएं क्या। कुछ लोग ऐसे भी हुए राहुल जी पिछले समय में जिनका ये सपना नहीं पूरा हो सका, क्योंकि हजारों हजार रुपए की, लाखों रुपए की टिकट होती थी, घरेलू विमान में नहीं बैठ पाते थे लोग, विदेश छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी ने उस आम आदमी का सपना पूरा किया जो जमीन पे खड़ा होके केवल आसमान की तरफ निहार सकता था कि ऊपर कोई चीज जा रही है। हम लोग बचपन में महाराज पटना एयरपोर्ट एक बार गए हुए थे, तो बहुत छोटे थे, तो हमको लगता था, मम्मी लोग दिखाते, देखो प्लेन जा रहा है। तो उस समय प्लेन का देखना ये सपना पूरा होने जैसा था, बैठना तो भूल जाइए महाराज।
अब आप प्लेन में ही घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका किराया आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी कमाई बढ़ गई है। पहले आप स्लीपर क्लास में सफर करते थे, वो जो यात्री राहुल जी स्लीपर क्लास में सफर करता था, अब वो थर्ड एसी में सफर करता है। जो थर्ड एसी में सफर करता था वो सेकंड एसी में सफर करता है, और जो हमेशा फर्स्ट क्लास में सफर करता रहा वो अब प्लेन पे चढ़ रहा है। थर्ड एसी वाला भी प्लेन पे चढ़ रहा है। आप कह रहे हो कि लोगों के सपने पूरे नहीं हुए? 12 लाख की कमाई तक जीरो है टैक्स। अभी जो जीएसटी के रिफॉर्म्स हुए, आप ये बताओ किस हद तक महंगाई नीचे चली जाएगी? घरेलू यूज के सामान कितने सस्ते हो जाएंगे? लोगों का जीवन खुशहाल होगा कि नहीं? जिसका सपना ये होगा राहुल जी कि हमको घर में एसी लगाना है, जिन घरों में आज भी फ्रिज या टेलीविजन नहीं है, उनका सपना पूरा होगा कि नहीं होगा इस दिवाली? आप बताइए, जब जीएसटी के बड़े दरों में कटौती हुई है तो सवाल ये है राहुल जी कि क्या आप सोचते हैं, क्या आप समझते हैं, आपका विजन क्या है? एक नेता है जो ऑलरेडी करीब करीब 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हासिल कर चुका है, वो कह रहा है 2030 तक हम 5 ट्रिलियन करेंगे, 2047 तक भारत को विकसित देश बना देंगे। दूसरी तरफ और भी नेता हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं। अरे भाई साहब, हम बिहार घूम रहे हैं अभी रोड पर। आज से 10 साल पहले अगर आप हमको भेजते कि जाइए प्रकाश जी विधानसभा चुनाव कवर करिए, तो हम जिला कवर कर पाते, बिहार नहीं कवर कर पाते। 3 महीने में 2-4 जिले घूम लेते, क्योंकि रोड ही नहीं थी राहुल जी। अब रोड ऐसा है कि हम सुबह पटना जाएंगे और शाम को पटना से घर वापस भी आ जाएंगे। हम अपने घर से बिहार के किसी भी हिस्से जा सकते हैं और वहां से वापस आ सकते हैं। बिहार का कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होगा जिसके आसपास के इलाकों में 4 लेन 6 लेन रोड न बन रहा हो, एक्सप्रेसवे न बन रहा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस देश में कितना काम हुआ है। जब हम आप रेलवे की सफर करते हैं, जब हम आप अलग अलग राज्यों में जाते हैं, तो लगता है बाप रे इतना बड़ा ये क्या बन गया। मैं पिछले साल वैष्णो देवी गया था, वैष्णो देवी के रास्ते में जो पंजाब और जम्मू का जो हाईवे है, इतना शानदार काम है राहुल जी। और वो तो एक काम मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे तो ना जाने कितने काम है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आप पकड़ लीजिए। तो कहने का मतलब यही है राहुल जी, आम आदमी जो सपना देख रहा है, उस सपनों की समझ इस देश में जो प्रधानमंत्री बैठे हैं, ईश्वर उनको शतायु करे, उनको पता है कि इस देश में आम आदमी चाहता क्या है, उसके सपनों को कौन सी चीजें पंख दे सकती हैं। और इसमें सरकार मनोबल तो देगी ना, नागरिक को मनोबल तो ही दे सकती है, प्रेरित कर सकती है कि आप काम करिए, आपके सपने पूरे होंगे। मौजूदा सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो लगता था कभी सपने जैसा है, लेकिन अब चूंकि वो हो गया है तो लोगों को लगता है कि अरे ये क्या है, ये तो अब तो हो गया, अब इससे आगे क्या, इससे आगे और क्या होगा मोदी जी? सवाल मोदी जी से ही हो रहा है, जो खुद अपने लिए बड़े पैमाने तय करते जा रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी एक बड़ी लकीर खींच देते हैं तो फिर लोग उनसे कहते हैं कि ये तो हो गया, अब क्या करेंगे? तो ये नरेंद्र मोदी ही वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। आप देखिए ना, जिस चीज का वो करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, जाके वही उसका उद्घाटन भी करते हैं। हमने पहले ऐसी सरकारों में नहीं देखा है राहुल जी। तो दर्शकों, जो लोकप्रियता यहाँ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हम देख रहे हैं, अब सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री वो बने हैं, 1 साल से ज़्यादा का कार्यकाल उनका हो गया है, और जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो तो ये कहते हैं कि 2029 में ही नहीं 34 में भी हम उन्हीं के चेहरे पर चुनाव में जाने वाले हैं। ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन वो परिवर्तन जो हमने देखा है, भारत को बदलते हुए देखा है, और विश्व में जो भारत की छवि हम देख रहे हैं, जितने भी जो बड़े नेता हैं वो प्रधानमंत्री मोदी का अगर नाम ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ हो सकता है तो ये ही करा सकते हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत आज कहाँ है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।